नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। एक अच्छा रिवीजन करेंगे, वो सारी चीजें सीखेंगे जो आप एक्चुअल में छोड़कर जाते हो। तो छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है। दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? तो चलिए यार, गवर्नमेंट बजट के बारे में सोचना चालू करते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट बजट के अंदर हमें याद रखना है। गवर्नमेंट बजट के अंदर सबसे पहली चीज आती है गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। तो कभी भी कुछ भी बोलोगे तो सबसे पहली चीज गवर्नमेंट बजट के लिए क्या निकलेगी कि ये एक एनुअल स्टेटमेंट होता है। एनुअल स्टेटमेंट के अंदर आगे क्या बोला कि वो आइटम वाइज चीजें बताता है। मतलब गवर्नमेंट बजट की जब भी आपके बारे में कोई भी बात होगी, आप बोलोगे भाई ये एनुअल स्टेटमेंट है, ये आइटम वाइज सारी चीजें बताएगा। एस्टिमेट हमेशा एस्टिमेट बताता है, कभी भी रियल टाइम चीजें नहीं बताता है। व्हाई एस्टिमेट? बिकॉज बजट बनाया जाता है शुरुआत में, जो कि साल भर होना है। तो इट इज अ फोरकास्टिंग। साल के शुरू में बता दिया इतना मिल सकता है, इतना पेमेंट करना है। तो बिकॉज शुरुआत में हम सिर्फ एक अकल लगा रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं कि साल भर क्या होना है, तो इसलिए उसे क्या बोला गया, एस्टिमेट है। हिंदी में बोला जाए तो अंदाजन हम ये पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। किस चीज का एस्टिमेट है? कितने रिसीट्स होंगे, कितने पेमेंट्स होंगे। जो लोग रिसिप्ट बोलते हैं ना, प्लीज रिसिप्ट ना बोले, क्या बोले, रिसीट। और लोगों को भी सिखाएं कि भाई रिसीट बोलना है। चलिए फिर से बोलें, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट जो है क्लियरली बोला है कि आइटम वाइज उसके अंदर चीजें बताई जाएंगी। आइटम वाइज जब बताई जाएंगी तो उनका एस्टिमेट बताया जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, ये गवर्नमेंट बजट होता है। मतलब अगर हम भारत सरकार के हिसाब से सोचें तो भारत सरकार अभी जैसे 2018-19 में एंटर हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर है 17-18 से हट के 18-19 में गया है, तो उसके अंदर भारत सरकार क्या देखेगा, अभी से ही उन्होंने बजट बना लिया है कि आने वाले साल में कितना खर्चा है, कितनी इनकम है। नाउ भारत सरकार को जरूरत क्यों पड़ती है, जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, भारत सरकार ने पिछले साल कुछ चीजें की। मतलब जो अभी करंट ईयर चल रहा है 17-18 जो चल रहा है, जैसे ये खत्म होगा भारत सरकार को इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी कि भारत सरकार ने क्या चीजें सही की, क्या चीजें गलत की। अब भारत सरकार दोबारा से अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करेगी। जैसे टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज, भारत सरकार ने कहां टैक्स कंसेशंस दिए थे, कौन कौन सी कंपनीज थी जिनको सब्सिडीज दी थी, जिनको कहीं ना कहीं उन्होंने एम्पावरमेंट किया था, कहीं ना कहीं हेल्प की थी, वो चीज अब वो फिर से रिकंसिडर करेगी। ये देखेगी कि किस सेक्टर में भारत सरकार को एक्चुअल में फोकस करने की जरूरत है। देन डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, भारत सरकार हो सकता है इस साल कुछ और नई स्कीम्स लेके आए जिसके तहत भारत सरकार ये सोचे कि नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बनाना जरूरी है। हम प्राइवेट सेक्टर को ट्रस्ट नहीं कर सकते, मे बी वो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी महंगी बनाएगा और जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, उनके लिए वो चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि एज अ भारत सरकार हम खुद ही वो चीज़ बना लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इससे एक और चीज़ रिलेटेड है और वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब मैं सीधे 5th-6th पे आ रहा हूँ, फिर उधर चला जाऊँगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो पहले यहाँ बता देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत सरकार का सोल पर्सपेक्टिव क्या है, एज A nation they also have to develop। तो बजट जब भी बनाएंगे ना तो उन्हें ये चीज भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि हमारी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है, हमारी जीडीपी जो है, उसमें स्लो डाउन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम एज अ नेशन अपनी इमेज बाहर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अच्छी पोर्ट्रे करना चाहते हैं, ताकि लोग हम पे एज आउटसाइड इकोनॉमी ट्रस्ट करें और हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो अ मस्ट, अदरवाइज आप बाहर के नेशंस के साथ वैसे ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो कंट्रीज आप में इंटरेस्टेड ही फील नहीं करेंगे। देन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, हमारे भारत में हमने देखा है कि कुछ ऐसी जगह हैं जो कि बहुत सोशली, एजुकेशन लेवल पे, फिर मॉनेटरी लेवल पे बहुत बैकवर्ड तरीके से अभी भी परसिस्ट करती हैं इंडिया के अंदर। वो चीज़, वो रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म करना भारत में आज भी एक मकसद बना हुआ है व्हेन इट कम्स टू बजट, सो दैट पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो, और तभी तो मजा है। फिर आते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज है ना, इसी का एक तरीके से डिटेल्ड फॉर्म ये है कि इनकम और वेल्थ में आज भी आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी, एक इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या हो गया, एक स्टेट और दूसरे स्टेट का कंपैरिजन है। यहाँ पे विद इन द स्टेट दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक काफी रिच क्लास मिलेंगे, एक काफी पुअर क्लास मिलेंगे। और उसके कारण हो क्या रहा है कि हमें
ऑल ऑफ अ सडन काफी चीजें देखने मिलती है। अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया तक भी जा रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको गरीब ना दिखें या पुअर पीपल जो एकदम बहुत बुरी हालत में वो ना दिखें, हॉकर्स पेडलर्स ऐसे लोग ना दिखें। ये कॉमन एक ट्रेंड है। उसके बगल में हो सकता है ऑडी BMW आपको देख, मर्सिडीज खड़ी दिख जाए, दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो जब इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज दिखती हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी एक कंसर्न है कि दे हैव टू वर्क फॉर द पुअर पीपल। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे है ना, उसी का ये एक कंसिस्टेंट फॉर्म है जो ये बताता है ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ में स्टेबिलिटी भी चाहिए। यू नो, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड फॉर एन इकोनॉमी, बिकॉज हम जानते हैं इन्फ्लेशन इज राइजिंग प्राइसेस, बट कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज गुड, बिकॉज हम जानते हैं कि लोग जो है दे टेंड टू ग्रो, एंड व्हेन पीपल टेंड टू ग्रो दे वॉन्ट टू हैव मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ देयर इनकम। मतलब हर साल एम्प्लॉय की इनकम बढ़ती है, उसके साथ साथ अगर थोड़ी महंगाई बढ़ती है तो दैट इज अ गुड ट्रेंड, दैट इज अ साइन ऑफ अ ग्रोथ, एंड ये चीज आपको माननी पड़ेगी। ये चीज हर बड़ा इकोनॉमिस्ट बोलता है, इन्फ्लेशन इज गुड, डिफ्लेशन इज बैड। वो क्यों होगा वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोलती है इन्फ्लेशन शुड नॉट गो हायर, देयर शुड बी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, जहां पे चीजों की महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन वो कंज्यूमर को डीपली इंपैक्ट नहीं कर रही है, ना ही किसी बेसिक लेवल तक भी इंपैक्ट कर रही है। मतलब जो चीज है जितनी इनकम में बढ़ोतरी है उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे प्राइसेस हैं उनके लेवल में एक इंक्रीज दिख रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही बुरा डिफ्लेशन आ गया या बहुत ही भयंकर इन्फ्लेशन आ गया। इट इज लाइक दैट कि अगर आप एक नेशन के अंदर हैं तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए कि जो इकोनॉमी है वो प्रॉपर वे में ग्रो कर रही है। फिर फाइनली मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, एट द एंड ऑफ द डे सरकार का जो बजट है वो एक्सट्रीम लेवल पे वहां जाता है जहां पे सरकार खुद को ऑपरेट करती है। जैसे रेलवेज की बात हो गई, डिफेंस की बात हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो गई, और फिर हमारे जो जितने ये सुलभ शौचालय वगैरह हो गए, हाईवेज हो गए, रोडवेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, मतलब ऐसी कई सारी चीजें मैं आपको बोल सकता हूं जिसके अंदर भारत सरकार जो है उसका काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और अगर भारत सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं देगी तो जो स्ट्रक्चरल डैमेज होगा ना भारत सरकार को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उन चीजों में नहीं आएगा, प्राइवेट सेक्टर तब तक नहीं आएगा जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, तो जो कॉमन नीड्स ऑफ इंडियन पीपल है वो चीजें फुलफिल नहीं हो पाएंगी। दैट विल बी अ सेटबैक फॉर द गवर्नमेंट, एंड दैट इज द रीजन ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आखिर गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। मतलब अगर आप भारत सरकार के बजट की बात कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ये फ्लो चार्ट आप बनाओगे, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तो आप मेरी बात मानते हो तो आप बनाओगे। क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा बजट होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक रेवेन्यू से रिलेटेड होता है और दूसरा कैपिटल से रिलेटेड होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है जहां पे आप मॉनेटरी जनरेशन करते हो, इनकम जनरेशन करते हो बाय योर गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपका रेवेन्यू बजट होता है। कैपिटल बजट जैसे नाम से ही क्लियर है कि जब आप एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करने लगते हो तो आपके कैपिटल बजट की बात आ जाती है। जब रेवेन्यू बजट की बात आती है तो रेवेन्यू से रिलेटेड पैसा आता भी है, रिसीट्स, रेवेन्यू से रिलेटेड पैसा जाता भी है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस क्यों नहीं बोला, क्योंकि भारत सरकार जो है वो बहुत बड़े लेवल पे खर्चे करती है। 2-4-5 रुपए का दलिया थोड़ा ना लेके आना है ना, उन्हें फुल्की खानी है, तो ऑब्वियसली यार क्या कहलाएगा वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल बजट होता है। कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट्स होती हैं, कैपिटल से मिलने वाला पैसा, और उसके ऊपर किया जाने वाला एक्सपेंडिचर होता है। क्या है, चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यार भाई देखिए, अब अपना दिमाग बड़ा ठंडा रखिएगा और कृपया करके अपनी आंखें चिपकाए रखिएगा और माइंड को ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा हमारे अकाउंटेंसी के साथ खेलने वाले हैं। वीडियो इकोनॉमिक्स का ही है ना, समझा दें? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, गुड। हाँ तो नहीं, अपन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम बड़े सुकून से समझाएंगे, तो आराम से समझना। व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स? रेवेन्यू रिसीट का मतलब है, चलो एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल। यस, नाइस, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले सोच के देखो, आप एक वर्किंग पर्सन हो, आप एक वर्किंग पर्सन हो, आप रेगुलरली पैसा कमाते हो, आप एक इंडिविजुअल हो जो पेट्रोल का खर्चा करते हो, अपनी बाइक से जाते हो या कार से जाते हो, रेगुलर बेसिस पे लंच लेके जाते हो, थोड़ा बहुत बाहर खाने पीने पे खर्च करते हो, कोक पीते हो, चिप्स खाते हो वगैरह वगैरह, और आपको हर मंथ में सैलरी मिलती है। अब जो सैलरी मिलती है वो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है क्या? लायबिलिटी का मतलब ह्यूमैनिटीज वाले बंदे जो हैं उनके लिए बोला हूं, क्या आपके ऊपर कोई उधारी है क्या? नहीं, वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। तो जो रेवेन्यू का पैसा है
मतलब भारत सरकार के लिए रेवेन्यू क्या, जो भी उनकी इनकम होती है, ठीक है। जैसे हमारी इनकम की बात कर रहा था मैं, वैसे ही भारत सरकार की जो इनकम होती है वो रेवेन्यू रिसीट होती है। तो यार अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं दिन रात काम कर रहा हूं, उससे जो पैसा कमा रहा हूं, क्या वो मेरे ऊपर उधारी है? नहीं। सो वॉट एवर द रेवेन्यू रिसीट इज, इट नाइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, ना ही मेरे पे कोई लायबिलिटी क्रिएट करता है। दूसरी चीज, नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, ना ही मेरे किसी एसेट को कम करता है। जैसे मैं रोजमर्रा जाता था अपनी बाइक पे बढ़िया लहराते हुए, बाल बढ़िया झूम रहे हैं और बिंदास अपन जा रहे हैं रोड पे, ठंडी हवा खाते हुए वापस आ रहे हैं, पैसा आ रहा है क्योंकि हम काम कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या मैंने अपना घर बेचा? क्या मैंने अपनी बाइक बेची? एसेट तो यही होते हैं ना मेरे, मेरा घर हो गया, मेरी बाइक हो गई, या मेरे यहाँ का कोई फर्नीचर हो गया। क्या मैंने ऐसी कोई बात की? नहीं। मैं तो आपको रोजमर्रा की बात कर रहा था कि मैं जाता हूँ, अपनी जॉब करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, और जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, पेट्रोल का खर्चा, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इन सब में खर्च करता हूँ। तो क्या इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में जो मैं काम कर रहा हूँ अपनी सैलरी कमाने के लिए, जो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्या मैंने यहाँ पे कोई भी एसेट बेचा? क्योंकि एसेट बेचता तो एसेट रिड्यूस हो जाता, रिड्यूस मतलब एसेट मतलब मेरी प्रॉपर्टी कम होती। तो क्या मुझे कुछ यहां पे बेचकर पैसा मिला? नहीं, मैंने तो मेहनत का कमाया। तो ना ही मैंने कहीं से उधारी ली है, ना ही मेरे को किसी एसेट को बेचना पड़ा है। हाँ, मैं जॉबलेस हो जाता तो क्या करता? पहला तो ये होता शायद मैं बैंक लोन लेता, वो तो बैंक भी नहीं देता मुझे लोन, फिर भी हाइपोथेटिकली ले लो कि मैं लोन लेता तो मेरे पे उधारी आ जाती। अगर जॉब नहीं कर रहा होता तो मैं तो केस बता रहा हूँ, तो सिनेरियो बता रहा हूँ। और अगर जॉब नहीं कर रहा होता तो मे भी हो सकता है मुझे घर का कोई फर्नीचर वगैरह OLX पे बेचना पड़ता, तो मेरा एसेट कम हो जाता। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ बात किसकी चल रही है? रेवेन्यू की। और रेवेन्यू का मतलब होता है हमारी इनकम। इनकम से मिलने वाला पैसा ना ही आपके ऊपर कोई उधारी क्रिएट करता है, बिकॉज आपने किसी से भीख नहीं मांगी है, आपने किसी से उधार नहीं मांगा है, ना ही कोई आपका एसेट कम करता है। एसेट भी कम क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपने कोई एसेट बेच के थोड़ा पैसा लिया है, आपने तो अपनी मेहनत का पैसा कमाया। इसलिए neither creates a liability nor reduces any asset। क्लियर हुआ? फिर से अभी जगते रहना है, अभी सो गए तो फिर कैसे चलेगा यार? आराम से आगे बढ़े। चलो, जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, जो भारत सरकार हमारी होती है, जो रेवेन्यू जनरेट करती है, जो इनकम जनरेट करती है, वो दो तरीके से करती है। एक होता है भारत सरकार जो हमसे टैक्स लेती है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, और पता नहीं बहुत सारे टैक्सेस हैं, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया। तो इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं वो टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, भारत सरकार जो भी टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज करती है वो टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है। उसके अलावा मान लीजिए पुलिस ने आपका चालान काट दिया, आप बिना हेलमेट के जा रहे थे, क्योंकि मैंने बताया ना आप तो हवा चल रही थी बढ़िया, एकदम लहराते हुए जा रहे थे, चालान कट गया, वो भारत सरकार की कौन से रेवेन्यू में आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज एक्सेप्ट द टैक्स रिसीट्स। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया ना भाई? मैं यहीं रुक जाता हूँ, थोड़ा सा पॉज हो जाता हूँ, इसको मत देखना, थोड़ा सा इसको कर लेना, लिख लिया इसको, आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं ये कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। कैपिटल नाम आ गया, जहां कैपिटल नाम आ गया ना कुछ एवं है। देखना कैसे। जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, मतलब जो कैपिटल नेचर का पैसा हमारे भारत सरकार के पास आता है, आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, या तो ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा। लायबिलिटी मतलब ये आपके ऊपर उधारी लेके आएगा, क्योंकि आप पैसा कमा नहीं रहे, यू आर नॉट अर्निंग, यू आर जस्ट टेकिंग इन द मनी, पैसा आ रहा है। तो आइदर इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी, आपके ऊपर या तो उधारी रखेगा, क्योंकि ये कमा नहीं रहे हो आप, किसी से मांगोगे, या तो किसी से मांगोगे या अपने किसी एसेट को बेचोगे तो कैपिटल नेचर का पैसा आएगा। आइदर आप लोन वगैरह लोगे, उधारी लोगे तो क्रिएट्स अ लायबिलिटी, आपके ऊपर उधारी बढ़ जाएगी, या फिर आपको कोई एसेट को बेचना पड़ेगा तो जाके आपके पास कैपिटल नेचर का लमसम पैसा आएगा। क्लियर है? इसको कितने तरीके से देखा जा सकता है, कैसे कैसे ये कैपिटल रिसीट्स हो सकती हैं। पहली चीज बोरोइंग। आप क्या कर सकते हो? आप बोरो कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक से उधारी ले लो, वर्ल्ड बैंक से बोलो देखो वर्ल्ड बैंक जी हमें पैसा चाहिए क्योंकि हमें अभी पैसे की जरूरत है, हम क्या करें। वर्ल्ड बैंक से आपने बोरो किया, उधारी ली, तो वो क्या हुआ? इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी। ठीक है। दूसरी चीज रिकवरी ऑफ लोन। जो हमारी भारत सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को बेसिकली लोन्स देती है, शॉर्ट टर्म के, इवन लॉन्ग टर्म के। तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जब लोन रीपे कर देती है, देखो अगर मैं भारत सरकार हूं और अगर मैंने स्टेट गवर्नमेंट को कोई लोन दिया है तो मेरे लिए तो वो प्रॉपर्टी है, मेरे लिए वो एसेट है, क्योंकि मुझे स्टेट गवर्नमेंट से वो पैसा कभी ना कभी वापस मिलेगा। यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफरेंट ट्रीट करो, स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट ट्रीट करो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? अगर उनने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट को जो भी लोन दिया है स्टेट गवर्नमेंट उस पर हमें भारत सरकार को रेगुलरली इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हमें कभी ना कभी उनसे पैसा मिलेगा तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे
और उसकी जगह हमें कैश मिल जाएगा। सही बोल रहा हूँ? जो भी मैंने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया था वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कब तक है, जब तक वो मुझे वापस पैसा नहीं दे देते। जैसे ही उन्होंने मुझे कैश पेमेंट कर दिया, मतलब क्या हुआ, जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स थे, जो मैंने स्टेट गवर्नमेंट को लोन देके रखा था, वो इन कैश करा लिया। जब एसेट्स मेरे इन कैश हो गए तो रिड्यूस हो गए मेरे एसेट्स। समझ में आया ना? मैं पहले इन्वेस्टमेंट शो कर रहा था, मैं लिख के दिखा देता हूँ। पहले मेरे इन्वेस्टमेंट शो हो रहे थे 5 लाख रुपीज़ के। ये मैं हूँ कौन भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरे इन्वेस्टमेंट शो हो रहे थे 5 लाख के। अब किसको दिया था ये इन्वेस्टमेंट, मतलब ये मैंने लोन किसको दिया था? स्टेट गवर्नमेंट को दिया था। स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे पैसा वापस दे दिया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट काटा और कैश में 5 लाख रुपए दिखा दिया। तो मेरा एसेट तो कम हुआ ना इन्वेस्टमेंट नाम का, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए क्या हुआ, मेरा एसेट रिड्यूस हुआ। आगे बढ़ूं, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, हमने भारत सरकार जैसे एक किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा लगा के रखा था। जैसे अगर आपको नहीं पता हो तो जो हमारी भारतीय सरकार है उसका BHEL में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में, सुजुकी कंपनी में, जो मारुति सुजुकी है, उसमें थोड़ा परसेंटेज ऑफ शेयर है। भारत सरकार ने क्या किया, वो जो शेयर था वो BHEL को बेच दिया अपना शेयर। बोला मुझे नहीं रखना अपना शेयर यार, बहुत नुकसान है यार, नहीं करना। वो उसने शेयर बेच दिया। ऐसी मारुति सुजुकी में भी जो भारत सरकार का शेयर था वो बेच दिया। जब पैसा लगाती है भारत सरकार तो इन्वेस्टमेंट, जब उनमें से पैसा अपना निकालना चालू कर देती है, खींचना, अपने हिस्से बेच के पैसा निकालने लगती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया डिसइन्वेस्टमेंट, जो पैसा निकाल रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, एसेट को रिड्यूस करेगा। ठीक है। स्मॉल सेविंग्स, भारत सरकार को क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गई, ये जो छोटी छोटी चीजें ना, इससे भारत सरकार के पास रेगुलर बेसिस पे वो जो बेचारे गरीब लोग जो सेविंग्स करते हैं उनका पैसा आता रहता है, और वो कहलाती है स्मॉल सेविंग्स। वो भारत सरकार पे लायबिलिटी क्रिएट करती है, क्योंकि वो पैसा भारत सरकार का नहीं है, वो तो लोगों का जोड़ा हुआ पैसा है जिन्होंने भारत सरकार की स्कीम्स में पैसा लगा के रखा है। पैसा तो भारत सरकार के पास आया ना, आया, क्या क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी। क्लियर है ये चीज? जल्दी से लिखो, मैं आता हूं अभी फटाफट। अपना किसान विकास पत्र निकालो बे, बेच के आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। टैक्स रेवेन्यू जैसे मैंने आपको बता दिया है, GST हो गया, जनरल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बाद आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सारे टैक्सेस जो होते हैं ये आपके टैक्स रेवेन्यू होते हैं। ठीक है। नाउ टैक्सेस कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, जो कि आप देख सकते हो, बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। मुझे एक्चुअल में आपको बताना है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि वाकई में इन डेप्थ में आपको बताने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि जो सरकार होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, पब्लिक कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को, कई बार जनरल पब्लिक को भी जो लोन्स देती है, एडवांसेस देती है, उस पर जो उसे इंटरेस्ट मिलता है, ये उस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कई हमारी भारत सरकार जो है, जैसे मैंने एक और चीज़ बताई थी, LIC हो गया, UTI हो गया, BHEL हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, जेट एयरवेज हो गया, ऐसी सारी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें भारत सरकार ने पैसा लगा के रखा है। बीइंग अ कंपनी, बीइंग एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सॉरी नॉट द कंपनी, बट एक सरकार एज ए गवर्नमेंट उन्होंने काफ़ी सारी जगह पे पैसा लगा रखा है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दोज वेंचर्स अर्न्स प्रॉफिट दे शेयर इट विद गवर्नमेंट, सो प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स उनके पास वहाँ से आते हैं। देन फीस, काफ़ी सारे भारत सरकार जो है वो दे प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स, लाइक इंपोर्ट जो होता है उस पर इंपोर्ट फीस वगैरह होती है, या कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ये कंपल्शन होता है जो भारत सरकार को हमें पे करना पड़ता है। लाइसेंस फी, जैसे आपको पता होगा कि पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए हमें भारत सरकार से लाइसेंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो आप फी पे करते हो दैट इज़ लाइसेंस फी। फाइनेंस पेनल्टी, अगर आप लॉ ब्रेक करते हो और किसी भी तरह की वही चालन वालन करते हैं ना, तो वो फाइन्स एंड पेनल्टीज़ के अंदर आता है। एस चीट, मान लो आपके पास प्रॉपर्टी थी, नहीं सॉरी आपके पास नहीं थी, मान लो किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी थी, वो पर्सन बेचारा किसी भी मतलब किसी को भी ही लेफ्ट नो वन बिहाइंड वाली सिचुएशन थी, देयर वाज नो वन इन हिज फैमिली, ही वाज द लास्ट वन, तो भारत सरकार जो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी वो एस्टेट कहलाती है, बिकॉज देयर वाज नो वन टू क्लेम ऑन हिज प्रॉपर्टी, तो वो भारत सरकार की हो जाती है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, भारत सरकार को काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज से गिफ्ट्स और ग्रांट्स और कुछ परमिशंस मिलते रहते हैं। इवन सर्टेन कंपनीज इन इंडिया ऑल्सो गिफ्ट्स सर्टेन अमाउंट्स टू गवर्नमेंट, दैट इज गिफ्ट्स एंड ग्रांट। स्पेशल असेसमेंट, आपने एकदम बिल्कुल दूर जंगल में जाके अपना एक मकान बना लिया था, अब अचानक से क्या हुआ, वहाँ पे भारत सरकार ने डेवलपमेंट करना चालू किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी हो गई, चीज़ें बड़ी फल फूल गई, तो भारत सरकार उस स्पेशल असेसमेंट के बेसिस पे आपसे कुछ पैसा मांग सकती है, वो स्पेशल असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था, अपन की एक बढ़िया जॉब लगी थी, अपन खूब लहराते हुए जाते थे बाइक पे, बाल उड़ रहे हैं बढ़िया, आराम से हवा का मजा ले रहे हैं, पेट्रोल डलवा रखा है गाड़ी में बढ़िया, उतर के रास्ते में चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये हमारे रोज़मर्रा के खर्चे हैं, क्योंकि हमें रोज़ की एक्टिविटी करनी है, हमें सैलरी कमानी है, रेवेन्यू कमाना है, तो उसके लिए ये रोज़मर्रा के खर्चे भी होते हैं। तो सैलरी कमाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो सैलरी एक्सपेंस कहलाता है। क्रिंजी है बट हाँ ऐसा बोल सकते हो। इसी तरीके से जो भारत सरकार रेवेन्यू कमाती है उसके लिए भारत सरकार को खर्चे भी करने पड़ते हैं। जैसे भारत सरकार का एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, फिर रॉ एजेंसी है। मतलब कहने का मतलब यह है भारत सरकार के अपने खुद के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे भारत सरकार को अपने काम जो चलाने पड़ते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे, रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। आई डोंट नो रॉ कैसे करेगा, हाँ बट मैं ये जनरल बात बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट जो हमारा है, फिर उसके बाद रेलवेज डिपार्टमेंट जो है हमारा, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, ये कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि कुछ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया जाए। और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए भारत सरकार को इन डिपार्टमेंट्स को एग्जिस्ट कराना पड़ता है। एग्जिस्ट कराना पड़ता है मतलब रन करना पड़ता है। तो भारत सरकार को इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे होते हैं एम्प्लॉयज, वहां पे होता है स्टाफ जिनको सैलरी देनी पड़ती है, कुछ लोगों को वेजेस देनी पड़ती है, रेगुलर बेसिस पे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, और बहुत सारे साथ साथ में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जिसके कारण फिर ये लोग जो होते हैं ये रेवेन्यू पूरे नेशन से कलेक्ट करते हैं और भारत सरकार के पास डिपॉजिट करवाते हैं। सही बोल रहा हूं, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। तो एक बात बताओ, इससे क्या कोई एसेट क्रिएट हुआ? जो इतना खर्चा किया आपने, एक स्टाफ को रख रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि जाओ तुम सब लोगों से टैक्स कलेक्ट करो, तो आपकी कोई संपत्ति बढ़ गई? नहीं ना, पैसे ही आया ना, बस जनरल पैसा आया ना। क्या आपकी कोई लायबिलिटी कम हुई? मतलब अगर किसी भी तरह से कोई लायबिलिटी कम हुई हो तो मुझे बताओ, मुझे तो नहीं लगता। या तो कोई एसेट क्रिएट हुआ हो, या फिर मतलब आपके पास से हो क्या रहा है, यहाँ पे खर्चा कर रहे हो ना, खर्चा करने से क्या होगा, या तो आपके पास प्रॉपर्टी आएगी, या दूसरा सेंस ये हो सकता है कि आपने अपनी लायबिलिटी पे ऑफ की हो। यहाँ कोई लायबिलिटी तो पे ऑफ हो नहीं रही, जनरल खर्चे कर रहे हो आप, जो डेली के रोजमर्रा के खर्चे होते हैं वही तो कर रहे हो, तो ये कोई आपकी लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं कर रहा। तो यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ना ही आपके पास उसकी कोई प्रॉपर्टी, मतलब आप जाके चिप्स खा रहे थे, रोज कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे जब जॉब पे जाते थे, तो क्या उससे कोई एसेट जनरेट हो जाएगा, दूसरी बाइक आ जाएगी? नहीं ना। ऐसे ही क्या आपने कोई बैंक लोन पे कर दिया चिप्स खाते खाते? नहीं ना, वो तो रोजमर्रा के खर्चे थे। ऐसे जो भारत सरकार के रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, ना ही भारत सरकार उससे कोई लोन पे कर रही है, ना ही कोई बड़ा सा एसेट खरीद रही है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर सीधी सी बात है, नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है भाई? कैपिटल जनरेट करना, क्या ऐसा खर्चा करना जिससे कोई कैपिटल नेचर की चीज हुई हो। तो अगर अपन ने लम सम में खर्चा किया है तो या तो कोई एसेट खरीदा होगा, मतलब हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, या कोई एसेट जनरेट हुआ होगा हमारे पास, या फिर हमने कोई लायबिलिटी को रीपे कर दिया होगा। मे बी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके रखा होगा, वर्ल्ड बैंक को हमने क्या किया होगा, वो लोन उठा के रीपे कर दिया होगा। तभी तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट कैपिटल। पैसे का आना, पैसे का जाना, बिना कोई काम किए, तो बिना कोई काम किए तो कैपिटल नेचर है। या तो आप क्या करोगे, या तो कोई एसेट, क्योंकि खर्चा कर रहे हो तो यानी कोई एसेट खरीद लिया होगा, और खर्चा अगर कर रहे हो तो दूसरे सेंस में अगर एसेट नहीं खरीदा होगा तो कोई लोन होगा उसको पे कर दिया होगा, तो वो भी खर्चा है। लिख लो इसको, मैं आता हूं जब तक। हाँ तो भाई चलिए, गवर्नमेंट बजट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चालू करते हैं, और बड़े प्यार मोहब्बत और आराम से समझेंगे, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजटरी डेफिसिट क्या होता है। इट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू। मतलब भारत के अंदर जितना खर्चा हुआ है, जब वो ज्यादा भारी पड़ जाता है, जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे, डजंट मैटर कि वो कैपिटल रिसीट्स हैं या फिर रेवेन्यू रिसीट्स हैं। टोटल मतलब ओवरऑल, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, जो भी बचता है, मतलब जो भी खर्चा ज्यादा बचता है, वो बजटरी डेफिसिट कहलाता है। लेकिन ये बजटरी डेफिसिट को समझने के 3 अलग अलग रास्ते हैं। पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर आता है फिस्कल डेफिसिट, फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। एंड बिलीव मी, अगर रेवेन्यू डेफिसिट पहले है तो उसका कारण है, फिस्कल उसके बाद है तो उसका भी कारण है, और प्राइमरी लास्ट है तो उसका भी कारण है। मतलब इसी तरीके से याद करोगे, बिकॉज देयर इज रीजन। हम बताएंगे क्या है वो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू तो आप जानते हो, रेवेन्यू मतलब वही जो मैं बात करता, बंदा सैलरी कमाता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जो नॉर्मल आप सैलरी कमाते हो, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। बेसिकली रेवेन्यू हो गया, डेफिसिट मैं समझाता हूं होता क्या है। जब होता क्या है, आपने बहुत सारे, भारत सरकार हो आपने एज अ गवर्नमेंट आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट खोल के रखे हैं, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद रेलवेज डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ना जाने क्या क्या। ऐसी कंडीशन में
जब इतने सारे डिपार्टमेंट खुले हो और पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो रहा हो तो जनरली होता क्या है, जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू पे होता है वो ज़्यादा हो जाता है और जो रिसीट्स होती हैं, जो उससे पैसा जनरेट होता है, वो कंपैरेटिवली कम होता है। अगर मैं आपको एक एस्टिमेट बताऊं तो हमारे भारत में 100% जो जनता है उसमें से सिर्फ 3% जनता जो है वो टैक्स पे करती है, बाकी 97% जो लोग हैं वो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन इन इंडिया एंड दैट इज़ द रीज़न ऐसी हालत है। तो भारत सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। मतलब उन्होंने जो ऑफिस खोल रखे हैं ना कि जाओ रेवेन्यू कलेक्ट करो, वो ऑफिस में जो लागत लगती है वो इतनी ज़्यादा है, तो वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करके लाते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचती है। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर वेरी लेस। यानी कहने का मतलब ये हो गया, मैं 20,000 की नौकरी करता हूँ, ठीक है, और जब मैं 20,000 की नौकरी करता हूं और उसके लिए जब मैं खर्चा करता हूं पेट्रोल वगैरह पे, खाने पीने पे, तो वो 30,000 का हो जाता है। तो क्या फायदा वो 20,000 की नौकरी करके? यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द सैलरी आई एम गेटिंग इज लेस एंड द एक्सपेंडिचर आई एम डूइंग इज कंपैरेटिवली मोर, 30,000। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना। सो ऐसे यहाँ पे भी है। तो भारत सरकार जो खर्चा करती है कि जाओ भारत में लोगों से रेवेन्यू इनकम निकाल के लेके आओ, तो वो जो खर्चा कर देती है भारत सरकार उन लोगों पे जिनसे रेवेन्यू निकलवाना है, जिनके थ्रू, वो खर्चा ज़्यादा हो जाता है और वो जो रेवेन्यू निकलवाते हैं वो कंपैरेटिवली कम होता है। अब इससे सिनेरियो क्या क्रिएट होता है कि भारत सरकार, अगर मैं नॉर्मल बजट की बात करूं तो उसके थ्रू वो अपने नॉर्मल खर्चे भी नहीं निकाल पा रही है, जो कि रोज़मर्रा के खर्चे हैं भारत सरकार के, वो भी नहीं निकल रहे हैं। इम्प्लीकेशंस, इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये शो करता है कि भारत सरकार की कैपेबिलिटी नहीं है, भारत सरकार उतनी भी कैपेसिटी नहीं रखती है कि वो रोजमर्रा के खर्चे निकाल सके, विच इज अ बैड साइन फॉर द गवर्नमेंट। अब इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अगर उसके जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ही सफिशिएंट नहीं है तो पैसा कहीं से तो लाना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे तो ज्यादा हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से तो मीटअप करना पड़ेगा। इसके लिए कई बार हमारी भारत सरकार जो है वो डिससेविंग्स करती है, मतलब भारत सरकार ने जो जो एसेट्स बना के रखे हैं उनको मार्केट में बेचना चालू करती है और उससे जो पैसा आता है उससे ये सारे खर्चे करती है। तो दैट इज अ बैड साइन। इफ यू आर सेलिंग योर एसेट्स फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, दैट इज अ बैड साइन। यार तुम्हें चॉकलेट खरीदनी है, तुम्हें कूलर बेचना पड़ जाए घर का, बैड साइन है कि नहीं है? फिर टू मेक अप डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट, जैसे मैंने बता ही दिया है, डिससेविंग इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसीट। तो हो क्या रहा है, जो भारत सरकार है उसकी जो डेफिसिट हो रही है वो भारत सरकार कैपिटल रिसीट्स के थ्रू कर रही है, या तो एसेट्स को बेच के या लोन लेके, और दोनों ही वर्स्ट सिनेरियो है, वर्स्ट सिचुएशन है। फिर आगे क्या बोला, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आने लगती है। होता क्या है, व्हेन यू आर अनेबल टू मीट अप योर एक्सपेंसेस, आउटपुट उतना नहीं है, जो कि मतलब मैं सुनना जो मैं पूरी बात बोलने वाला हूँ, इकोनॉमी के अंदर आउटपुट उतना नहीं है। आउटपुट उतना नहीं होने के कारण मतलब गुड्स उतने प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सके। रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है लेकिन खर्चे तो पहले से ही बहुत हैं। रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि आउटपुट उतना नहीं है फुलफिल करने के लिए, जिसके कारण भारत के अंदर इन्फ्लेशन आने लगता है। बिकॉज यू डोंट, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, यू डोंट हैव द आउटपुट टू जनरेट द रेवेन्यू। मतलब लोगों की इनकम हो ना हो, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। खर्चों को कंट्रोल करने के लिए चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, विच लीड्स टू इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, आउटपुट जनरेट नहीं हो पा रहा ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आउटपुट नहीं बढ़ पा रहा, लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को तो खर्च करना है, लोगों को चीज़ें खरीदनी है, लेकिन लोग चीज़ें खरीदेंगे तो मार्केट से चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसके लिए भारत सरकार को चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, 2 बार समझा दिया। आगे फाइनली होता क्या है, इसमें 2 सिनेरियो आपके पास है, आइदर कर्टेल योर एक्सपेंडिचर एज अ गवर्नमेंट, या तो आप अपने खर्चे कम कर लें, ज़्यादा खर्चे ना करें, और अगर खर्चे कम नहीं करना चाहते तो अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर लें, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बहुत बुरे लेवल तक लेके जा सकती है, आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, जो कि मैं आगे कहानी समझाने वाला हूँ। तो रेवेन्यू डेफिसिट आप समझ चुके हैं कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली कम होती हैं, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। अब आ जाते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट वो कोर डेफिसिट है जो रेवेन्यू डेफिसिट का एक तरह से एक्सटेंशन है। रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर सिर्फ एक चीज थी और वो था रेवेन्यू से रिलेटेड हमारी संकट, कि भाई हमारी रोजमर्रा की सैलरी जो है वही हमारे रोजमर्रा के खर्चे नहीं निकाल पा रही है। ठीक है, यहां पर सब कुछ ले लिया फिस्कल डेफिसिट के अंदर। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है अकाउंटिंग ईयर का डेफिसिट, इसलिए इट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसीट से, सिर्फ एक चीज को हटा दिया और वो है बोरोइंग्स। हम इसके अंदर लोन्स वगैरह नहीं लेते हैं, जो हमारे ऊपर उधारी है हम उसको नहीं लेते हैं, हम खर्चे और रिसीट्स को लेते हैं। ठीक है, इसमें से बोरोइंग्स को हटा दो। इससे क्या पता चलता है, मेरे खर्चे हैं मान लो 5,000 रुपीज,
और मेरी टोटल रिसीट्स हैं 2000 रुपीज। पैसा आ रहा है 2000 टोटल, पैसा जा रहा है टोटल 5000, रेवेन्यू भी है, कैपिटल भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो पैसा जो आ रहा है वो है 2000, पैसा जा रहा है 5000, डेफिसिट कितना आ रहा है 3000, मतलब मुझे लोन कितना लेना चाहिए 3000 का। क्यों? क्योंकि खर्चे तो करने 5000 के, जब मैं कमा 2000 रहा हूं तो बाकी 3000 कहां से लाऊंगा? लोन लेके लाऊंगा। तभी बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इस फिस्कल डेफिसिट के थ्रू ये पता ही लगाते हैं कि खर्चों को मीट आउट करने के लिए कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। दैट इज द एसेंस, ठीक है। अब इसमें हमें पता चलता जाता है कि हमें लोन कितना लेना है, बार बार। इससे हमें यह पता चलता है कि हम किस तरह से एज अ गवर्नमेंट डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। होता क्या है, हर बार खर्चे मीट आउट नहीं हो पाते, हर बार के खर्चे के लिए और लोन लेना पड़ता है, फिर और खर्चे आए, फिर और लोन लेना पड़ा। अब पिछले लोन चुका नहीं पा रहे, ठीक है, पिछले लोन का इंटरेस्ट का बर्डन भी है और लोन को भी रीपे करना है, मतलब उस पर जो इंटरेस्ट है वो तो लग ही रहा है, साथ में लोन भी रीपे करना है। उनको पे ऑफ नहीं कर पा रहे और लेते जा रहे हो, फिर मतलब जो लिया उससे पिछले वाले को पे कर दिया, फिर जो नया लिया है एक और नया लेके उसको पे किया, फिर ऐसे चलता रहा और आप एक डेट ट्रैप में फंस गए। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी सफिशिएंट उतनी नहीं है कि वो उतना रेवेन्यू जनरेट कर सके। एंड डेट ट्रैप इज सीरियसली अ बैड सिचुएशन। इन्फ्लेशन में आपको समझा ही चुका हूं क्या होगा जब आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे। तो लोगों को देखो खरीदना तो है, आउटपुट उतना जनरेट नहीं हो रहा, मतलब मार्केट में उतने गुड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंज्यूमर्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं। उसके कारण क्या होगा, आपको प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि डिमांड जो है वो कंट्रोल में रहे। फिर फॉरेन डिपेंडेंस, हम जनरली अब क्या होते हैं ऐसी सिचुएशन में फॉरेन पे डिपेंड हो जाते हैं कि कोई लोन ही दे दे भाई, वर्ल्ड बैंक आप ही दे दो, अमेरिका भाई हम उनके सामने हाथ फैलाने लगते हैं कि कहीं से तो हमें पैसा मिल जाए। या फिर हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, सीधी सी बात है, अगर हम आज डेट लेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, उस डेट को चुकाते चुकाते ही बूढ़ी हो जाएगी। एंड दैट इज अ bad scenario. We should not pass on our debt to the future generation. That is a bad thing. और अभी की भारत सरकार वही कर रही है कि अभी लोन ले रहे हैं, बाद में जो आएगा वो चुकाता रहेगा, अभी हमें क्या लेना देना। That is a bad scenario. ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो फिस्कल डेफिसिट है इसको कैसे मीट आउट किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वर्ल्ड बैंक से बोल सकते हैं लोन दे दो, अमेरिका से बोल सकते हैं लोन दे दो। तो पहला तो तरीका है कि भाई बोरोइंग्स कर लो, लोन ले लो, ठीक है। अगर लोन नहीं लेना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन है और वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, अपनी करेंसी प्रिंट कराना गोल्ड को गिरवी रख के, डेफिसिट फाइनेंसिंग। लेकिन वो भी तरीका गलत है, क्योंकि फिर लोगों के हाथ में और पैसा पहुंचेगा, मतलब प्रिंटिंग न्यू करेंसी, उससे भारत सरकार के पास पैसा तो आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली भारत सरकार खर्च कहाँ करेगी, उसे इंडिया में करेगी। इंडिया में खर्च करेगी तो वो सर्कुलेट होते होते लोगों तक पहुंचेगा, लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लोग फिर ज़्यादा गुड्स डिमांड करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया इकोनॉमी में आउटपुट तो उतना है ही नहीं, अब आउटपुट उतना है नहीं, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन है, कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये दो चीज़ें समझ में आ गई, एक तो हमारा कोर कि हमारी बेसिक रेवेन्यू इतना नहीं हो पा रहा है जिससे हम अपने खर्चे कर सके, निकाल सके। दूसरी चीज़ हमें ये पता चला कि अगर हम पूरे खर्चे और पूरी रिसीट्स को जोड़ जाड़ लें, कर लें, तो उनके बीच का डिफरेंस हमें ये बताता है कि हमें कितना लोन लेने की ज़रूरत है और वो लोन के क्या क्या इंप्लीकेशंस है वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। लास्ट आते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि पहली चीज तो प्राइमरी डेफिसिट के अंदर बोरिंग वगैरह तो है नहीं। प्राइमरी डेफिसिट सॉरी मैं फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा था। फिस्कल डेफिसिट के अंदर बोरिंग्स तो है नहीं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट बोरिंग्स को हटा के चीजें बताता है। तो प्राइमरी डेफिसिट के अंदर पहला एलिमेंट है फिस्कल डेफिसिट। अब देखा क्या जाता है, मेरी बात यहां पे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने इसको आधा छोड़ा है। क्यों छोड़ा है उसका रीजन है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका फिस्कल डेफिसिट आया 900 CR का, मतलब 900 करोड़ का, ठीक है। जब आपने पता किया कि यार जो पास्ट में लोन ले रखे हैं भारत ने, एज इंडियन गवर्नमेंट आपने जो लोन ले रखे हैं, भारत ने यार 800 करोड़ का तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन ही है जो लोन ले रखे, ऑब्लिगेशन बोलने वाले भगवान जाने क्या बोल रहा था, ठीक है। रुपीज 900 करोड़ का टोटल फिस्कल डेफिसिट है। और इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन अगर मैं उसमें से हटाता हूं, मैंने देखा कि इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन तो 800 करोड़ की है। जो पास्ट में मैंने लोन्स लिए थे उस पर इंटरेस्ट पाइल अप हो के 800 करोड़ तक हो गया है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी सिचुएशन है यार ये। तो मैंने देखा, फाइनली निकाला कि यार अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन हटा देता हूं, कि चलो यार अगर मैंने लोन नहीं लिया होता तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता, अगर पास्ट में कोई लोन नहीं लिया होता तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता, और अगर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता तो मतलब मेरा फिस्कल डेफिसिट सिर्फ 100 करोड़ का था। और ये तो ऐसी सिचुएशन थी जो शायद हम संभाल भी लेते। मतलब यार जो ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ रहा है, मतलब जो इतना फिस्कल डेफिसिट 900 करोड़ का, प्राइमरी छोड़ो अभी तो, फिस्कल डेफिसिट जो 900 करोड़ का आ रहा है, ये सिर्फ इंटरेस्ट के कारण आ रहा है, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन बढ़ के 800 करोड़ हो चुकी है।
तो ये तो हमारा